हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में हम बात करेंगे नीट 2011। ठीक है, नीट 2011 का केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और अभी तक जितने भी मैंने पेपर सॉल्व किए हैं, उम्मीद करता हूँ आप सबने पढ़े होंगे, आपको समझ में आया होगा। और उनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है जरूर शेयर करो हमारे साथ, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नीट 2011 का पेपर है अपने पास। और कौन सा सब्जेक्ट सोल्व करें आज करें हम केमिस्ट्री का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एज एन एटम। देखो एनर्जी लेवल कौन सा दिया है इसने, फोर्थ एनर्जी लेवल दिया है। ठीक है, तो बच्चा वहां पर टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने होंगे। ऑप्शन ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके पास में है। ठीक है, तो आपको जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता करने हैं ना, उसके लिए फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। ठीक है ना, एन स्क्वायर आपको फॉर्मूला यूज करना है। और एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, फोर्थ है, तो फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। एन स्क्वायर फॉर्मूला से आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता कर सकते हो। फिर यहां तक तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा आपके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन सेकंड कह रहा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर Cu प्लस, है ना। और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Cu प्लस बन गया। ठीक है, एंड Cu प्लस इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये कॉपर बन गया। R प्लस 0.15 वोल्ट एंड प्लस 5.0 वोल्ट रेस्पेक्टली। इसने वैल्यू पूछ ली है ना, ई नॉट Cu2 प्लस अपॉन Cu की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो जी डेल G3 होता है ना, वो क्या क्या होता है, डेल A उतने होता है, डेल 2 भी होता है। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है आपको, फॉर्मूला ये वाला यूज करना है। दिख रहा है आपको, -2f ई नॉट इक्वल्स टू -1f ई इंटू 0.15, ये जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो, इंटू 1f, और उसके साथ में जो सेकंड की वैल्यू दे रखी है वो ये वाली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे आपकी वैल्यू आएगी 0.325। 325 कहां पर, ऑप्शन सी में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी से होगा। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर का क्वेश्चन है आपके। फिर यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन 3। थर्ड, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन अ 1.00 मोलर एक्वा सॉल्यूशन इज। मोल फ्रैक्शन पूछ लिया आपके, और सॉल्यूशन कैसा है, मोलर एक्वा सॉल्यूशन है और 0.1 मोलर का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मोलरिटी होती है ना, वो अपन जनरली जो होता है नंबर ऑफ सोल्यूट मोल प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, उसको बोलते हैं अपन मोलरिटी। ठीक है, और किसका पूछा है इसने, एक्वा सॉल्यूशन में यानी वाटर का पूछा है। वाटर का मास कितना होता है, 18 होता है वाटर का मास। ठीक है, और ग्राम मास कितना हो गया, 1 kg हो गया। ठीक है, तो मोल्स अपने को पता करने हैं, तो गिवन मास कितना है, 1000 है। ठीक है, 1000 है, और मोलिकुलर मास कितना है, 80 है, तो वाटर का कितना हो जाएगा, 55.5 मोल्स हो जाएंगे वाटर के। अब मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास कितना है अपने पास 1। ठीक है, और टोटल कितना होगा सॉल्यूशन का, ये तो है अपने पास 55.5 तो वाटर का है, और 1 किसका हो जाएगा, जो गिवन होगा वो। टोटल कितना हो जाएगा 0.0117 ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपका इस तरह से, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है, नहीं होगा आपका, ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन करना है आपको। इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन पता करोगे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, बाय व्हाट फैक्टर्स डज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इज डबल्ड। आपने टेम्परेचर डबल कर दिया है, जो एवरेज वेलोसिटी है मॉलिक्यूल की वो कितनी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला देखा होगा, गैसियस स्टेट चैप्टर पढ़ा था मैंने, वहां पे बताया था रूट ऑफ 8 RT अपॉन पाई एम। रूट ऑफ 8 RT अपॉन पाई एम ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। कि आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को डबल कर रहे हो। डबल किया ना, देखो टेम्परेचर ने, हाँ टेम्परेचर ने, आप टेम्परेचर को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो आपको पहले कितनी थी और बाद में कितनी थी वो देखनी है। और यहाँ तक टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है, टेम्परेचर का रिलेशन होता है डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे ना दोनों को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। टी एवरेज फर्स्ट अपॉन वी एवरेज सेकेंड, और T1 अपॉन T2, है ना। और T1 क्या है, T1 है अपने पास T, और T2 क्या हो जाएगा, T2 है रूट ऑफ 2। डबल कर दिया ना, ये देखो टेम्परेचर को यहाँ पे डबल कर दिया, क्या आया 1 अपॉन रूट ऑफ, ठीक है, तो रूट 2 है बचा अपने पास। अब रूट 2 है, रूट 2 का आपको निकालना है, रूट निकालना है, अंडर रूट का रूट निकालना है, तो 1.41 आएगा इसका। 1.4 आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा ना। देखो आप डबल कर रहे हो तो 2 कर रहे थे ना, तो 2 का रूट क्या होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है ना, तो 1 पॉइंट समथिंग आपके ए वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास है फिफ्थ। अगर फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन ए बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन विच कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इज, ये है ना 3.0।
0.30 कंसंट्रेशन है आपके पास अमोनिया की, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया माइनस 0.20 m, ठीक है। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb फॉर Kb दे रखा है अमोनिया का 1.8 इंटू 10⁻⁻5, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का पीएच क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। पीएच के लिए क्या होता है, देखो पीएच पीओएच के लिए ये फॉर्मूला होता है pKa प्लस log सॉल्ट अपॉन बेस, कौन सॉल्ट है और कौन बेस है वो आपको लगना है, ठीक है। पीओएच कितना है, पीओएच अपने को क्वेश्चन में गिवन है क्या, Kb दे रखा है ना, Kb दे रखा ना कितना, ये देखो ये दे रखा है, ठीक है ना। आपके पास ये फॉर्मूला है, वैल्यू रखो इसमें, आंसर आ जाएगा और आंसर आएगा आपका 9.13। ऑप्शन सी क्लियर होगा इसका, ठीक है ना। मेरे को क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, गैसेस A and B having the same volume diffuse through a porous partition in 20 and 10 second respectively. Okay, the molar mass of A is 49 U and molar mass B, तो इसने B का मोलर मास पूछ लिया है, ठीक है ना। तो मोलर मास के लिए देखो डिफ्यूजन वाले प्रोसेस बातों को है ना, तो डिफ्यूजन के लिए अपन ने पढ़ा था, डिफ्यूजन के लिए देखो यहाँ पे R जो डिफ्यूजन होता है ना, वो जो मोलिकुलर वेट है ना उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। R A का डिफ्यूजन होगा वो M A होगा और R B का M B होगा, ठीक है ना। सिंपल सा डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, और उसने क्या किया है, इसमें साथ में कुछ दे रखा है ना वैल्यू, हाँ डिफ्यूजन की रेट दे रखी है, ठीक है। एक ही है 10 एक है 20, तो किसकी देखो एक ही है 20 ये रख दी, बी की है 10 बी की है 10, ठीक है। और जो मोलर मास दे रखा है वो ए का दे रखा है 49, तो ए की जगह लिख दो आप 49, बस आप इसका 49 का जो आपको पता ही होगा रूट कितना होता है, 49 का हो जाएगा 7। हाँ देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप ना, ये रूट हटा के, तो 1 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है, और 49 बचा। अब यहाँ पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 12.25 आंसर आ जाएगा। तो 12.25 कहाँ पर है, अपना ऑप्शन सी में, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। डिफ्यूजन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, वहां से क्वेश्चन आया ये। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। एडियाबेटिक कंडीशन थी, वहां पे आप क्या करा रहे हो, फ्री एक्सपांशन करवा रहे हो किसी आइडियल गैस का, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसके लिए देखो एडियाबेटिक में Q इक्वल्स टू 0 तो हो गई है, तो थर्ड वाला ऑप्शन तो अपना वैसे कट हो गया, हाँ पहला हो गया। अब क्या होगा देखो, इसमें टेम्परेचर चेंज होता है ना, टेम्परेचर चेंज हमेशा 0 होगा एडियाबेटिक में, है ना। तो टेम्परेचर 0 कहाँ किया है, तो डी ऑप्शन में किया, ठीक है, डी, क्योंकि एडियाबेटिक है ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, कुछ ना जितना है उतना ही होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया, एडियाबेटिक था इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रिएक्शन दे रखी है, नाइट्रोजन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से और 2NO का फॉर्मेशन किया, और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K1 है, ठीक है। तो इसने क्या पूछा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है ना, वो इस रिएक्शन का होगा, और इसने पूछा व्हाट इज K फॉर द रिएक्शन, इसकी देखो इन दोनों रिएक्शन के लिए K1 और K2 दे दिए। अब ये जो रिएक्शन दे रखी है NO2, ये कन्वर्ट हो रहा है हाफ N2 में और O2 में, इसके लिए जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, वो आपको बताना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो ऑप्शन देखो अपने पास, देखो इसने क्या दिया, ऑप्शन A B C D 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना। देखो इसने क्या किया, यहाँ पे N2 कितना बन रहा था, हाफ बन रहा है, ठीक है ना, वहां पे अपन पूरा पूरा ले रहे थे, तो जितनी भी कंसंट्रेशन दे रखी ना उसने K1 और K2 की, K1 K2 उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, उसकी कंसंट्रेशन जो हो जाएगी हाफ, क्योंकि N2 यहाँ पे हाफ है, तो वो हाफ वाला एक ही ऑप्शन है डी वाला, हाँ। तो इस तरह से आप ऑप्शन देख के भी यहाँ पे तुक्का लगा सकते थे, अच्छा क्वेश्चन था ये। फिर यहाँ तक चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या था। क्वेश्चन नंबर 9, इफ x इज अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड m इज अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट, ठीक है, x एब्जॉर्बेंट का अमाउंट है और m है वो भी क्या है, एब्जॉर्बेंट का अमाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होते हैं ना, उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, कौन सा रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इसके लिए याद रखना ऑप्शन ए वाला, x अपॉन में m इक्वल्स टू m p इंटू टी, ठीक है, ये वाला फ्लो इसके लिए सही नहीं होगा। ये कर्व से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, जो ग्राफ होता है ना उसका उससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इफ द एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम इज 300 किलोजूल पर मोल एट 27 डिग्री सेल्सियस, द एंट्रोपी चेंज इन द फॉलोइंग प्रोसेस विल बी। एंट्रोपी पूछ ली इसने, है ना, हम लोग ऐसे कौन सा लगाएंगे अपन, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन वाला, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास डेल एच की वैल्यू होनी चाहिए, और डेल एच की वैल्यू दे रखी है इसने 30 किलो जूल है, ठीक है। डेल एच की वैल्यू और साथ में टेम्परेचर भी है, तो बस सिंपल सा आ जाएगा डेल एच वीएपी, ये कितना है
इस इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि किलो जूल था ना, तो किलो के लिए 10 की पावर 3 यूज करते हैं। साथ में टेम्परेचर कितना है 27, रखना आपको केल्विन में, तो 27 इंटू 273 ना, तो 300 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा, इसको इससे कट करोगे तो 100 जूल। 100 जूल कहाँ आ रहा है आपके फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो एक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है 11? वांट ऑफ फैक्टर फॉर, है ना, वांट ऑफ फैक्टर के लिए पूछा है। इफ द कंपाउंड विच अंडरगोस डिसोसिएशन इज इन वन सॉल्वेंट एंड डिसोसिएशन ऑफ अदर सॉल्वेंट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, वांट ऑफ, देखो एक तो डिसोसिएशन हो रहा है और एक का एसोसिएशन हो रहा है, तो दोनों के लिए जो वांट ऑफ होगा फैक्टर होगा ना, वो क्या होगा? ठीक है, तो जिसका डिसोसिएशन हो रहा ना उसका तो ग्रेटर देन 1 होगा, और जिसका एसोसिएशन हो रहा है उसका लेस देन 1 होगा, ये याद रखना। हमेशा डिसोसिएशन के लिए जो वांट ऑफ फैक्टर होता है ना, लेस देन 1 होता है, और एसोसिएशन के लिए, सॉरी, डिसोसिएशन के लिए मोर देन 1 होगा, और एसोसिएशन के लिए लेस देन 1 होगा। ऑप्शन डी सही होगा अपना। याद रखोगे, डिसोसिएशन मोर देन 1, एसोसिएशन लेस देन 1। क्लियर यहाँ तक? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये भी। ठीक है, इसने दिया SN4+ / SN2+, कपल इज 0.15 वोल्ट एंड Cr3+ / Cr -0.74 वोल्ट। ठीक है, और इसके लिए इसने पोटेंशियल पूछ लिया है। ठीक है ना, तो इस सेल क्या होगा, तो कैथोड माइनस एनोड कर दो। ठीक है, तो इस सेल इसने दे रखा है ना, इस सेल दे रखा है इसने ये वाला। ठीक है, तो 0.15 माइनस क्या करेंगे, तो कैथोड का दे रखा है ना, और एनोड का कितना है, माइनस करना है ना, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0.15 और 0.74 को आप ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, क्योंकि अपने पास इस सेल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, दिख रहा ना आपको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होगा, तो कैथोड एनोड को दोनों को ऐड करो, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, 89 प्लस में 89। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर यहाँ तक चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्या किया इसने, अपने पास कोई गैसियस मिक्सचर was prepared by taking equal mole of CO and N2, इक्वल मोल लिए CO और N2 के। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर वाज फाउंड 1 एटमॉस्फेयर, टोटल प्रेशर कितने हैं दोनों का, 1 atm है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन N2 इन मिक्सचर भी, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर पूछ लिया, इजी है। देखो NCO इक्वल्स टू N2 है ना, दोनों का इक्वल था ना, अमाउंट मोल ऑफ इक्वल था ना, PCO पार्शियल प्रेशर होगा दोनों का, वो भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल हो जाएगा, तो देखो नंबर ऑफ मोल इक्वल है ना, तो पार्शियल प्रेशर भी इक्वल होता है, क्योंकि अपन ने देखा था वॉल्यूम वाला जो था ना, वो जो अवोगाड्रोस रूल्स था उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं अपन। तो टोटल कितना है, 1 है, तो दोनों का कितना हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। तो ये 0.15 भी नाइट्रोजन का होगा और CO का भी 0.15 होगा। ठीक है, आपको हाफ करना था यहाँ पे एक बार, जो टोटल प्रेशर दे रखा था उसका। अगला क्वेश्चन है 14। क्या कह रहा है 14, देखो, इफ द इनोड सेल फॉर द गिवन रिएक्शन हैज नेगेटिव वैल्यू, इनोड सेल की वैल्यू है ना किस रिएक्शन के लिए नेगेटिव है, then which of the following gives the correct relationship for the value del G naught and KEQ, दोनों के लिए क्या होगा। ठीक है, अपने पास पता है, अपने को del G naught होता है ना, क्या होता है, del G naught इक्वल्स टू होता है माइनस NF E naught। ठीक है, जो E naught है वो नेगेटिव है, मीन्स क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है ना, del RT naught क्या हो जाएगा, del G naught क्या हो जाएगा, माइनस RT log E KEQ। ठीक है, तो ऑप्शन अपना ए सही होगा। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगी, EQ क्या होगी, लेस देन 0 होगी। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू दे रखा था इसने, इस वजह से E की वैल्यू नेगेटिव थी ना, तो ये 0 से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो जो आपकी 2011 का क्वेश्चन था ना, इसमें देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही है, और अभी का अपना पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इतने ज्यादा आते नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अपने सारे चैप्टर को वेटेज दे रखा है, इतना कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं है। अभी तक वाले जितने क्वेश्चन देखे फिजिकल केमिस्ट्री के वगैरह ज्यादा आ रहा है, सब में न्यूमेरिकल ही वैल्यू है। ठीक है, तो क्या करें, पुराना पेपर है 2011 का है ना, 10 साल पहले का। क्वेश्चन 15, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, देखो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है ना, और इसमें भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर कांस्टेंट फॉर वाटर इज -1.86 सेंटीमीटर है ना, और इनवर्स, और 5 ग्राम Na2SO4 इज डिजोल्व इन 45 ग्राम ऑफ H2O, इतने वाटर में आपने डिजोल्व किया। द फ्रीजिंग पॉइंट चेंज बाय -3.82, कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर Na2SO4। Na2SO4 के लिए वांटा फैक्टर क्या है वो आपको कैलकुलेट करना था। ऑप्शन ए बी सी डी चार दे रखे, तो आपको पता है जो वांटा फैक्टर है ना, पहले तो अपन ना क्या करना है, डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये वाला होता है ना, डेल
टी एफ इक्वल्स टू होता है, डेल टी एफ इक्वल्स टू क्या होगा, आई इंटू ए एफ इंटू एम। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था, एक पेपर सोल्व किया था पहले भी, ये आ चुका है अपने, ठीक है ना, 2020 वाले पेपर में भी क्वेश्चन आया था ये वाला सेम, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा, आई ये जहाँ पे हमें वही रखो, एल एफ इंटू डब्ल्यू ए ना इंटू के एफ एन बी, सारा अपन रख दिया, सिंपल से कुछ नहीं किया। ये जो एम था ना, एम की वैल्यू रख दी यहाँ पे। अब देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, डेल टी एफ दे रखा है, टी एफ था ना 3.82, ये दे रखा है 3.82, ठीक है। और उसके साथ में क्या दे रखा है आपको, डब्ल्यू ए दे रखा है 45, डब्ल्यू 45 दे रखा है, तो सॉल्वेंट उसका रेट दे रखा है। और उसके बाद में क्या दे रखा था, के एफ दे रखा है 1.86, ये 1.86। उसके बाद में एन बी क्या करोगे आप, 5/1/4 ना, ये आपको रखना है वैल्यू। और उसके साथ में क्या हो जाएगा 1000 ना, क्योंकि 1000 तो क्वेश्चन इसका अपना क्वेश्चन का ये फॉर्मूला का, तो 2.63 इसका आंसर आ जाएगा, 2.63 ऑप्शन सी। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 पर। नेक्स्ट दे रखा है, द एनर्जीज E1 and E2 for two radiation are 25 electron volt and 50 electron volt. The radiation between their wavelength lambda ना, lambda 1 and lambda 2 भी, lambda फर्स्ट और सेकंड की इसने पूछ लिया है, ठीक है ना। अपने को पता है E का क्या होता है, E का रिलेशन होता है E इक्वल्स टू होता है H से अपॉन लैम्बडा, ठीक है। E2 अपॉन E1 के लिए क्या हो जाएगा, lambda 2 अपॉन lambda 1, ठीक है, 25/50 तो 2 lambda 2 आ जाएगा, ठीक है। तो लेमडा 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 लेमडा 2, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रिलेशन पता चला आपको, ये वाला याद रखना है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स एक्स वाई एंड जेड आर, है ना, तीनों को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। इसने पूछा कि रिड्यूसिंग पावर क्या होगा इसका, रिड्यूसिंग पावर का, तो हायर द रिडक्शन पोटेंशियल लेजर, अगर आपको रिडक्शन पावर हायर देखना है ना, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है ना वो सबसे कम होना चाहिए, है ना। तो सबसे कम किसका है, सबसे कम है, देखो माइनस में जितना बड़ा होगा वो सबसे कम होगा, तो सबसे पहले आएगा जेड, वो जेड पहले में दे रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जितने ज्यादा होगा ना, उसका रिड्यूसिंग नेचर है ना क्या हो जाएगा, उतने कम हो जाएगा। तो सबसे कम किसका है, -3 है ना, तो सबसे पहले आएगा जेड, फिर अपने का एक्स, फिर वाई, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। जस्ट अपोजिट याद रखना था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 18 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज इनकरेक्ट, ऑर्डर से रिलेटेड पूछा था। पहला, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज 4 नंबर, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर हमेशा 4 नंबर होगा क्या, नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो अपना पहले ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया ना, 0 भी हो सकता है और 4 नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकती है, इस वजह से पहला ऑप्शन अपना इनकरेक्ट हुआ, बाकी तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रही है किसके लिए, एंथैल्पी चेंज क्या है, -869.6 किलो जूल। इसने डिसोसिएशन एनर्जी पूछ ली एच बॉन्ड की, ठीक है, एच बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, तो क्या करना है, देखो इसके लिए आपको जितने बॉन्ड है ना, उस बॉन्ड की वैल्यू को से डिवाइड कर दो इस आपकी एंथैल्पी की, है ना, चेंज। तो ये कितना था आपके पास 869 था ना, इसको बॉन्ड है देखो H2 में 2 बॉन्ड होंगे ना, H2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो इसको आप 2 से डिवाइड करोगे ना, 434 आंसर आ जाएगा, -434 है, प्लस का 434, ठीक है ना। डिसोसिएशन एनर्जी हमेशा प्लस की होती है, माइनस की होती है, क्योंकि अपने को ये रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो गया। देखो यहाँ पर अगर 3 दे देता ना, ये 3H2 मॉलिक्यूल दे देता था, उसको अपन 3 से डिवाइड कर देते हैं, जितने यहाँ पे मॉलिक्यूल हो सब अपन को डिवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, इफ n इक्वल्स टू 6, अगर n की वैल्यू 6 है, देन द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स विल बी, n की वैल्यू 6 है तो आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने का सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। तो देखो सीक्वेंस क्या आता है इलेक्ट्रॉन फिल करने का, सबसे पहले इसमें है ना n-2n ऐसे दे रखा है, तो सबसे पहले देखो क्या आता है 6s आता है, n अगर अपने पास 6 है ना, n इक्वल टू 6 है, उसके लिए सबसे पहले 6s, फिर 4f, फिर 5d और फिर 6p, सीक्वेंस होता है, याद रखना ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखो कहाँ पे आएगा, f क्या हो जाएगा -2 ना, तो n है सबसे पहले, तो फिर n-2, फिर n-1, फिर np, तो अपना बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है,
Which of the following compounds has the lowest melting point? सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है वो आपको बताना है। ABCD 4 ऑप्शन है, ठीक है। देखो इसमें क्या याद रखोगे, जैसे जैसे जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है ना वो इंक्रीज होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका है, CaI2 का। जितना ज्यादा इनकेस होगा ना कोवेलेंट कैरेक्टर, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ही कम होगा। तो किसका होगा यहाँ पे, अपने CaI2 का होगा, ठीक है। हेलोजन में आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। सबसे कम किसका होगा कोवेलेंट कैरेक्टर या आयनिक सबसे ज्यादा किसका होगा, तो वो CaI2 का होगा, CaF2 का, ठीक है। ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, which of the following pairs of metals is purified by वन आर्केल मेथड। जो वन आर्केल मेथड है इससे आप किसको प्यूरिफाई कर सकते हो। पहला चार ऑप्शन दे रखे, देखो तो याद रखना जो जर्कोनियम है टीलियम है, इनको आप प्यूरिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो जर्कोनियम टीलियम ऑप्शन सी सही होगा, याद रखने वाली चीजें हैं ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 23 क्या कह रहा है, आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ना, इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर पूछ लिया, तो क्या बताओगे। बहुत इजी है, याद रखना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वो हमेशा सबसे लंबा होगा। तो बी ऑप्शन में दिख रहा है देखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ना, बाकी तो किसी में है नहीं, वैसे डबल आ गया तो वैसे ऑप्शन आपका बी हो गया था ना। तो सबसे छोटा होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद में डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन कार्बन, फिर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ तक अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन एंड Na2SO3 इज एडेड टू इट। ठीक है, आपके पास क्या था, एसिडिफाइड K2Cr2O7 का सॉल्यूशन था, वो ग्रीन हो जाता है जब आप उसमें Na2SO3 ऐड करते हो। तो ये किस वजह से हुआ आपको ये बताना है, किस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ वो बताना है, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या था K2Cr2O7 है, इसमें क्या किया आपने Na2SO3 आपने ऐड किया, और एसिडिफाइड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड साथ में होगा, एसिड होगा, ठीक है। होना क्या देखो यहाँ पे याद इसके वजह से चेंज हुआ, ठीक है। Cr2SO4 होल थ्राइस, Cr2SO4 होल थ्राइस, SO4 होल थ्राइस, ठीक है ना, SO3 नहीं SO4 वाला ऑप्शन। तो Cr2SO4 होल थ्राइस की वजह से हुआ है, न कि इनकी वजह से। इसकी वजह से अपना कलर कैसा हुआ, ग्रीन हुआ। ये रहे यहाँ तक। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन 25। फॉर द 4 सक्सेसिव ट्रांजेक्शन एलिमेंट्स chromium, manganese, ferrous, cobalt, the stability of +2 oxidation state will be, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ लिया इसने +2 ऑक्सीडेशन नंबर का इन चारों में से, ठीक है। तो अगर आप इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप बता सकते हो, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग से सबसे ज्यादा होता है ना स्टेबिलिटी, वो Mn का होगा, इन चारों में से Mn की सबसे ज्यादा होगी। ऑप्शन अपना बी हो जाएगा, ये अपना ऑप्शन बी। कह रहे यहाँ तक, चले आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following ions from list given below have the geometry that is explained by the same hybridization orbitals? NO2 NO3 minus ना नाइट्राइट NO2 NH2 minus NO4 minus SCN minus, सबकी ज्योमेट्री किसकी सेम होगी वो पूछ लिया, ठीक है। तो सबकी पहले बार उसको इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करना पड़ेगा। नाइट्रेट और नाइट्राइट तीनों में जो हाइब्रिडाइजेशन ना सेम है sp2। ऑप्शन हो गया अपना सेकंड ऑप्शन हो गया, ठीक है। किसमें सेम है, तो इन दोनों में सेम, बाकी निकाल सकते हो, सबका है ना अलग होगा, इनका sp2 होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट एज द इम्प्योरिटी द मैक्सिमम एक्सटेंट इन द पिग आयरन। पिग आयरन में सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी किसकी होती है, फॉस्फोरस, मैग्नीज, कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है। तो पिग आयरन में क्या होता है, याद रखना पिग आयरन में 4% तो कार्बन होता है, ये मेजर इम्प्योरिटी। सबसे ज्यादा क्या होता है उसमें, कार्बन होता है 4%। और उसके बाद में जो इम्प्योरिटीज होती है ना वो कौन सी होती है, सल्फर है, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज वगैरह सारी होती है। मेन क्या हो गया, 4% अपना कार्बन हो गया, ऑप्शन सी। मेन इम्प्योरिटीज क्या होगी, कार्बन होगा, 4% पूछ ले तो पिग आयरन में, फिर ऑप्शन सी कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बिहेव इज लेविस बेस। लेविस बेस ऐसे बिहेव कौन करेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली ये लेविस बेस। लेविस बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, और सबसे कम करेगा वो OH माइनस H2O NH3 BF3 ना। देखो BF3 है ना, लेविस बेस इससे सबसे कम बिहेवियर बेस करेगा, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन होता है ना इसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इस वजह से ये लेविस एसिड की जैसे बिहेव करता है ना कि बेस के जैसे।
ऑप्शन अपना डी हो गया। नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है लेकिन नेगेटिव चार्ज भी है, हाँ ये नेगेटिव चार्ज भी है, इसलिए ऑप्शन डी हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है ना एक्टिव, तो याद रखना सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है, CaOCl होल ट्वाइस, ये सी ऑप्शन होगा। एक्टिव पूछ रहे तो ये, बाकी CaCO2 भी अपन जनरली ये वाला यूज करते हैं फॉर्मूला है ना, लेकिन एक्टिव में कौन होता है CaOCl, ऑप्शन यहाँ पे होगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको बोलते हैं, क्या करता है क्लोरीन रिलीज करता है, रिलीज करने के बाद क्या बच जाएगा CaOCl2 बच जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, कॉम्प्लेक्स PTPY थे कि कॉम्प्लेक्स दे रखा आपको, इसके हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है ना, तो बहुत इजी है ना। देखो सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, सेंट्रल एटम है प्लेटिनम, फिर 1 2 3 4, इसके कितने दे रखे हैं 4, इसके साइड में जो कंपाउंड्स है वो दे रखे हैं 4 लिगेंड्स दे रखे हैं, जोड़ दो ना, देखो जोड़ के आप कितनी मैक्सिमम 3 बना सकते हो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैसे देखो बना रखे हैं, पहले क्या करो, देखो इस तरह से अरेंज कर दिया, दूसरी तरह से 3 तरह से 3 आइसोमर्स इसके प्रेजेंट, आप स्ट्रक्चर बना के बता सकते हो, स्क्वायर प्लानर होगा ये, ठीक है, तो इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होगी। क्लियर यहाँ तक, आपको स्ट्रक्चर बना के करना पड़ेगा क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, नेम एंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स इन विच वन ऑक्सीजन एटम ऑफ SiO4- इज शेयर्ड। नेम बताना है और उसकी स्ट्रक्चर भी बतानी है, स्ट्रक्चर का नेम बताओ, ABCD 4 ऑप्शन बताओ, तो आपको बताना है पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट में ऐसा होता है, स्ट्रक्चर क्या होती है देखो पायरोसिलिकेट की ये वाली, इसमें ऑक्सीजन एटम शेयर है देखो ये बीच में, ठीक है, आपको याद रखना है पायरोसिलिकेट। क्लियर यहाँ तक, चले आगे क्वेश्चन नंबर 32, कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स आपको दिखा रखा है ये, एक तो ये इसमें क्या था NH3 6 है और दूसरे में क्या था Cr में CN6 है और फिर में क्या था Cr में NH3 वापस 6 है और आता है एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द आइसोमरिज्म, किस टाइप के आइसोमरिज्म के एग्जांपल है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल, लिंकेज, आयोनाइजेशन या कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, तो जितने भी आपको दे रखे ना ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके ये। क्लियर यहाँ तक, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, तो डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ Cr2+, Mn2+, Fe2+ और CO2+, D4, D5, D6 एंड D7, ठीक है, इनका ये दे रखा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सिबिट मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, सबसे कम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसका होगा, ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक के लिए आपको क्या करना है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे उतने होगा ना, देखो सबसे कम C7 में है ना, 7 में क्या होगा, 7 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 ही है, 6 में कितने हो जाएंगे, 6 में कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ठीक है, और 5 में 5 हो जाएंगे, 4 में 4 है, सबसे कम किस में थे D7, और D7 वाला कौन है अपना, D7 वाला कौन है भाई CO है ना, CO कहाँ पे आ रहा है, CO CR दे रखा था इसमें भी है ना, देखना ये CO है, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 34, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, इनमें से बताना आपको डायमैग्नेटिक नेचर का कौन है, डाई मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, तो ABCD 4 ऑप्शन है। देखो तो आप जो निकल वाला देखोगे ना, निकल में क्या देखो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना, पेयर्ड है हो जाएगा ये डायमैग्नेट हो जाएगा, निकल CN4 सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन आपका 35, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम बॉन्ड लेंथ, किसकी बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगी, O2+, O2-, O2 प्लस वाले की मिनिमम होगी ना, O2+ वाले की ऑप्शन, क्योंकि क्या होता है बॉन्ड लेंथ होती ना, तो क्या होता है बॉन्ड लेंथ है ना जनरली जो O2+ की ना वो 2.5 है, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो जिसका ज़्यादा जितनी ज़्यादा होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी, ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे O2- का, इस वजह से, ठीक है, आपको तो सॉरी प्लस का याद रखना, प्लस के हिसाब से याद रखो इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36, इसने वैल्यू दे रखी है डेल एच की इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, लेस देन 0 है, तो फॉर्मेशन ऑफ XY विल बी फेवर्ड एट ना, टेम्परेचर प्रेशर के लिए कंडीशन दी है,
ना। तो जब डेल एन जी होगा ना वो नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है देखो, प्रोडक्ट कितने हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट के हैं 2 मोल और रिएक्टेंट के कितने मोल है, 5 मोल है ना, तो -3 आ रहा है। जब डेल एन जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना, डेल एच की वैल्यू भी नेगेटिव ही होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर तो हाई होना चाहिए और टेम्परेचर यहाँ पे लो होना चाहिए। कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 37, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज क्लासिफाइड एज पॉलिस्टर पॉलीमर। पॉलिस्टर पॉलीमर कौन है, 966 टेरिलीन, निकेलाइट या मेलामाइन। याद रखना टेरिलीन, टेरिलीन क्या है, पॉलिस्टर का पॉलीमर। अगला क्वेश्चन है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई ये देखो, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ, देखो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है वो पूछा है। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन था, इसकी रिएक्शन आपने जिंक से करवाई NH4Cl की प्रेजेंस में। ठीक है, तो कौन सा होगा, देखो याद रखना, देखो अपने पास क्या था, ये था नाइट्रोबेंजीन, इसकी रिएक्शन करवा रहा है जिंक की प्रेजेंस में NH4Cl में। तो क्या बनेगा, NHOH बनेगा। क्या बनेगा, NHOH। देखो NHOH किस देखा है, ऑप्शन डी। याद रखना, जब जिंक की रिएक्शन करवाते हैं ना हम NH4Cl में, NHOH बनेगा यहाँ पे, NHOH, N यहाँ पे आ जाएगा एक OH। फिर यहाँ तक ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 39, इन द सेट ऑफ रिएक्शन M ब्रोमोबेंजोइक एसिड, ये मोनो ब्रोमोबेंजोइक एसिड गिव्स प्रोडक्ट D। अब आपको क्या करना, डी प्रोडक्ट को पहचाना है। पहले क्या करो, इसकी रिएक्शन SOCl2 से करवाओ, फिर NH3 से करवाओ, फिर NaOH से करवाओ, आपको डी पहचानो। तो देखते हैं रिएक्शन करवाते हैं। देखो यहाँ पे रिएक्शन करवा रखी है, ठीक है, मेरे पास ये था बीटा ब्रोमोबेंजीन। रिएक्शन जब मैं SOCl से कराता हूँ ना, SOCl होता कौन, थाइमिल क्लोराइड। तो इससे क्या होगा, थाइमिल क्लोराइड क्या करेगा, एसिडिक ग्रुप को यहाँ से OH को हटा देगा, क्या ले आएगा यहाँ पे, Cl ले आएगा, तो COCl बन गया यहाँ पे। ठीक है ना, COCl बना। तो इस रिएक्शन वहाँ पर अमोनिया से करवा रहे हैं, तो अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया का जो एक हाइड्रोजन होगा वो इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे NH2 की फॉर्म में आके अटैच हो जाएगा, एमाइड बना देगा। NH2 बन गया यहाँ पे, एमाइड ब्रोमीन जैसा है वैसा वैसे रहेगा। CONH2 बना, इसके वापस NaOH से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या बना देगा ये NaOH क्या करेगा, यहाँ से इस NH2 था ना, यहाँ क्या करेगा, CO यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ये ओनली NH2 रह जाएगा। ठीक है, ये NH2 चला गया, ये CO चला गया और NH2 यहाँ पे रह गया, ये बन जाएगा। ठीक है, तो देखो किसके साथ में ब्रोमीन है और किसके साथ में NH2, ऑप्शन डी वाला अपना सही हो रहा। रिएक्शन करवानी पड़ेगी आपको तो पता चलेगा। देखो इसमें COOH वैसा वैसा कर दिया था, वैसा नहीं, ऑप्शन अपना डी होगा इस रिएक्शन का। आगे वाला है क्वेश्चन 14, इन ड्यूमास मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की एस्टिमेशन की मेथड है ड्यूमास। 3.35 ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 5 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 Kelvin temperature and 715 mm pressure. The percentage composition of nitrogen and compound would be। ठीक है, तो क्या करना है, देखो आपको सिंपल सा, तो क्या करो, T1 V1 T1 वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, P2 V2 T2 ये वाला, ये ठीक है ना, ये वाला होगा। इससे आप V2 कैलकुलेट करोगे ना तो कितना आएगा, 4669 आ जाएगा, 46.09 आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, नाइट्रोजन का परसेंटेज देखना है ना, तो नाइट्रोजन का जो मोलिकुलर वेट होता है ना वो कितना होता है, N2 का 28। ठीक है, और ये वॉल्यूम कितना आपने अभी पता कर दिया। ठीक है, और फॉर्मूला का 100 आएगा यहाँ पे। अब क्या करना है, जो स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है ना वहाँ पे कितना ml होता है, STP पे जो वॉल्यूम होता है ना वो होता है 22,400 ml, और कितना अमाउंट था नाइट्रोजन का इसमें दिया है 6.5। इस कैलकुलेशन को सोल्व करोगे ना 16.15 आंसर, ये ऑप्शन सी। तो इस तरह से आपको देखना है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ में कौन मोस्ट रिएक्टिव होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है ना, तो क्यों होगा सी वाला, क्योंकि यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट है। प्लस आर इफेक्ट क्या होगा, ओ का ज्यादा होता है OCH3 के कंपैरिजन में। इन सब में देखो OCH3 आ रहा है, OCH3 आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका होता है, प्लस आर इफेक्ट होता है वो O का होता है। यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 42, which one is nucleophilic substitution reaction।
ये जो रिएक्शन दे रखी है 4 रिएक्शन, इसमें से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी है? ठीक है, दो टाइप की रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक भी होती है और न्यूक्लियोफिलिक भी होती है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक देखना, तो पहला वाला ऑप्शन देखो यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोफिलिक का एग्जाम्पल है HCN वाला, ठीक है ना। और यहाँ पे भी क्या होगा OH माइनस, यहाँ भी इलेक्ट्रोफिलिक आ रहा है। RMgX ये भी इलेक्ट्रोफिलिक का एग्जाम्पल है। जो डी ऑप्शन बचा आपके पास NH3 ना, NH3 इलेक्ट्रोफिलिक का एग्जाम्पल, ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 43, कंसिडर द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम ना, फाइंड आउट द मॉलिक्यूल अमोंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर। कौन सा लीनियर है वो बात कर रहे हैं अपन। ऑप्शन ABCD 4 दे रखे हैं, ठीक है। देखो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा ना वो अपना लीनियर हो जाएगा। तो देखो कहाँ पे sp मिल रहा है, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे भी आ गया ना वहां पे sp हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये लीनियर मतलब sp वाला ही होता है, 180 डिग्री एंगल होता है इसका, है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 44 क्या कह रहा है, 44 में देखो फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन हो रही है देखो, ठीक है ना। ये आपके पास कोई कंपाउंड था H प्लस एसिड की प्रेजेंस में हीट दिया इसको, ए प्रोडक्ट मेजर बना और बी प्रोडक्ट आपका माइनर बना, ठीक है। बी में क्या कर रहा था, कोई ए था, जो ए था ना इसने वापस HBr और डार्क में रिएक्शन करी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में, फिर सी मेजर बना और डी माइनर बना। आपको ए और बी पहचानना है, ए और बी कैसे पहचानेंगे, दो रिएक्शन देखते हैं इसके कैसे हुई। देखो अपने पास ये था CH3, जो कंपाउंड उसने दिया था वो वाला, जब टेम्परेचर देंगे ना तो ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा ये, ठीक है। कैसा वाला, ये वाला। यहाँ से अपने क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे ये भी CH2 था ये, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिमूव हो गई और एक ये वाला प्रोडक्ट बना था, ये माइनर था। अब क्या कर रहे थे अपन, वापस एक ही रिएक्शन करवाई, ए मेजर की रिएक्शन करवाई, आपके ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन सी, ऑप्शन सी का ये वाला, ठीक है। तो रिएक्शन करवानी पड़ेगी तो ही पता चलेगा आपको, अदरवाइज तो पता नहीं चलेगा क्या हो क्या रहा है। अगला है क्वेश्चन अपना 45, क्या कर रहा है, लेसन एक्सट्रैक्ट है ना, लेसन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद कंसंट्रेट HNO3 व्हाइल टेस्टिंग फॉर हेलोजन, है ना, हेलोजन का टेस्ट कर रहे थे। व्हाई डूइंग इट सो इट, ये कहने से क्या होता है, पहला है ना, 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको देखो ध्यान रखना इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2S एंड NaCN फॉर्म। अगर कभी ये बन जाता है ना, ये करता है इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा ताकि इजीली टेस्ट दे दे अपना, ठीक है। अगर इसका अपन डिकम्पोजिशन नहीं करवाएंगे ना तो हेलोजन का वो टेस्ट देगा नहीं, इस वजह से पहले इनका आपको डिकम्पोज करवाना पड़ता है, इस वजह से अपन ऐसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 46, क्या पूछा इसने, करेक्ट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग काउंट। देखो यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप तो दिख नहीं रहा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे अपन डबल बॉन्ड को, यहाँ से स्टार्ट होगा नंबर, ठीक है। अब यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, अपन इधर जाए ना इधर जाए, तो आपको नंबर तो यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। और देखो नंबरिंग यहाँ से होगी यहाँ तक आएगी, 1 2 3 4 5 6 5 6, यहाँ पे भी हो रहा है ना। यहाँ से करो या यहाँ से करो सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। 4 नंबर पे आएगा तो 4 इथाइल और 3 प्रोपाइल 6 1 इन 4 इथाइल कहाँ पे आ रहा है, 4 इथाइल, ये पहला वाला ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। प्रायोरिटी में अपने को किसको देनी है, देखो आप यहाँ से इधर आओ या इधर आओ, दोनों के लिए सही था, ठीक है ना, नोमेनक्लेचर में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 47, Three-dimension reduction of ketone is carried out in the presence of which of the following। Three-dimension reduction किसकी प्रेजेंस में होता है, हाँ तो क्या याद रखोगे, ZnHgHCl, Three-dimension reduction Three-dimension अपचयन में ZnHgHCl, जिंक अमलगम और एसिड की प्रेजेंस में होता है, ऑप्शन सी। और ये कीटोन का होता है, देखो इस तरह से कीटोन कन्वर्ट हो जाता है अपने एल्केन में। क्वेश्चन नंबर 48, क्या कहना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज एंटीहिस्टामिन, है ना, एंटीहिस्टामिन के लिए कौन सा यूज करते हो आप, ठीक है। तो ABCD 4 ऑप्शन है, तो याद रखना सी वाला जो ऑप्शन था ना, डाइफिनाइल हाइड्रामाइन, इसको यूज करते हैं अपन, ये तो याद रखने वाला था सही। क्वेश्चन आपके 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्लस ग्रुप, लैक्टोज के लिए कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू मतलब रॉन्ग है वो देखना, ठीक है।
तो ऑप्शन डी याद रखोगे आप ना, प्लस लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर है ना, रिड्यूसिंग शुगर एंड डज नॉट एक्सेप्ट इन मीटर रोटेशन, इसलिए नॉट ट्रू है ना। ठीक है, मीटर देखो ये रिड्यूसिंग शुगर तो है, लेकिन दूसरा वाला दिया ना इसने मीटर रोटेशन नहीं होता, ये मीटर रोटेशन भी शो करता है, बाकी सारा इसका सही दिया। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ऐसा ट्रू नहीं है। ठीक है, तो क्या याद रखोगे, इसमें भी सी ऑप्शन है आपके, कंसिडरेशन ऑफ टीओ 6 ppm फॉर द ग्रोथ ऑफ फिश, फिश की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, ये आपका सही नहीं है ना। कंसिडरेशन क्या होना चाहिए फॉर गुड फिश, अगर जो फिश की है ना ग्रोथ वो इनहिबिट हो जाती है अगर कंसिडरेशन ना 6 से कम हो जाए, लेकिन इसने क्या किया 6 से कम हो तो अच्छी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन थे, और कब का पेपर था, ये था नीट 2011 का पेपर। केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन किए है ना। क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ था क्योंकि पहले इसी टाइप का पेपर आता था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, आधे से ज़्यादा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ पता चला होगा कि किस तरह से पेपर का पैटर्न था पहले। अब तो पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, इतने न्यूमेरिकल्स आते नहीं है। ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।